स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग विजयनगर संबंधित सारे एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1332 ईस्वी में या फिर 1346 ईस्वी में? हमने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने की थी। उन्होंने अपने राज्य की स्थापना गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद से की थी और अपने पिता के नाम संगम पर इस वंश का संगम वंश नाम रखा था। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा बी, 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो उस समय दिल्ली का शासन था मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी किसने? विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने या फिर बुक्का द्वितीय ने? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने, जिसमें से हरिहर ने 2 समुद्रों के स्वामी का और बुक्का प्रथम ने 3 समुद्रों के स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? पहला है चंद्रगिरी, हलेबीडु, हम्पी या फिर कोंडाबिडु। तो हमने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। और उसकी राजधानी कौन सी थी? उसकी राजधानी थी विजयनगर। विजयनगर ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। साथ ही साथ अन्य 3 राजधानियां भी थी, जिसमें थी आनेकोंडी, चंद्रगिरी और चौथी थी पेनुकोडा। तो अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की, तो इसके अवशेष आज भी हम कर्नाटक के हम्पी में देख सकते हैं। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ हम्पी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? होयसल वंश, संगम वंश, सालू वंश या फिर तुलु वंश? तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य पे कुल 4 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला था संगम वंश, दूसरा था सालू वंश, तीसरा था तुलु वंश और चौथा था अराविडु वंश। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य पर जो प्रथम राजवंश ने शासन किया वह कौन सा था? संगम वंश। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, संगम वंश। इसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां भी थी। पहली थी अनेगोंडी, दूसरी थी विजयनगर, तीसरा था पेनुकोडा और चौथा था चंद्रगिरी। और इसके अवशेष हमें आज कहाँ पे मिलते हैं? वर्तमान में हम्पी नामक स्थान पे इसके अवशेष मिलते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा के बारे में बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु थी। और यहाँ का प्रमुख सिक्का क्या था? वराह था और पैगोडा था। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? कांची के वासवाचार्य, वेंगी के रामानंद, श्रृंगेरी के विद्यारण्य या फिर पुरी के शंकराचार्य? हमने अभी ऊपर पढ़ा कि विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद से की थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, श्रृंगेरी के विद्यारण्य। इसको ध्यान रखेंगे। 6वां प्रश्न है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे भद्रबाहु, पुष्यमित्र, कृष्णदेवराय या फिर हरिहर एवं बुक्का? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने, जिसमें इनके भाइयों ने साम्राज्य विस्तार में इनका साथ दिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य की तो विजयनगर साम्राज्य तत्कालीन समय का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा 7वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ऑप्शंस हैं हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम या फिर कृष्णदेव राय। चौथा ऑप्शन छूट गया है गलती से। अगर बात करें विजयनगर साम्राज्य के शासक की जिसने चीन के पास अपना दूत भेजा तो वह था बुक्का प्रथम। तो ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। बुक्का प्रथम की बात करें तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की भी उपाधि धारण की थी। इसके साथ बुक्का प्रथम ने मदुरा विजय के लिए अपने पुत्र कुमार कंपन को भी भेजा था, जिस पर कि कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने एक ग्रंथ की भी रचना की थी जिसको कि मदुरा विजय के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ बुक्का प्रथम ने 3 समुद्रों के स्वामी की भी उपाधि धारण की थी और कृष्णा नदी को अपने राज्य की सीमा भी बनाया था। ये सारे पॉइंट्स बुक्का प्रथम के संबंधित आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था।
ऑप्शन हैं हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या फिर देवराय द्वितीय। तो बात करें बहमनियों से गोवा छीनने की, तो सबसे पहले हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा और बेलगांव दोनों को जीत लिया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, हरिहर द्वितीय। अगर हरिहर द्वितीय के बारे में कुछ और बातें जानें तो हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक बना। साथ ही साथ इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था और वहां से कर वसूला था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने वीडियो लेक्चर के दौरान पढ़ी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको जरूर देखें उसको। हमारा 9वां प्रश्न है, हरिहर द्वितीय ने आक्रमण किया तथा कर की उगाही की थी। कहाँ से? वर्मा से, बंगाल से, श्रीलंका से, सुवर्णभूमि से। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हरिहर द्वितीय ने गोवा और बेलगांव को जीत लिया, साथ ही साथ श्रीलंका पर आक्रमण भी किया और वहां से कर भी वसूला था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। यहाँ पे बी टाइप हो गया है, सी श्रीलंका से। तो हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका से कर वसूल किया था। 10वां प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शंस हैं हरिहर द्वितीय के, देवराय द्वितीय के, देवराय प्रथम के या फिर कृष्णदेवराय द्वितीय के। बात करें तेलुगु कवि श्रीनाथ की, तो इसको संरक्षण देवराय द्वितीय ने दिया था। तो आंसर क्या होगा? सी, देवराय द्वितीय। अगर देवराय द्वितीय के बारे में बात करें तो देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कहा जाता था। इन्होंने गजबेक्टर और इम्माडी देवराय की उपाधि धारण की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने सेना में मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा भर्ती किया और राज्य में मस्जिद निर्माण की इजाज़त भी दी थी और साथ साथ जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने कुरान की कसम भी खाई थी। श्रीनाथ की प्रमुख पुस्तक की बात करें तो यह पूछा जा सकता है, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हरिविलासम, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर देवराय द्वितीय की बात करें तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भी भारत आया था, ये भी ध्यान रखेंगे। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं इमाडी देवराय, हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर कृष्णदेवराय। अभी मैंने बताया आप लोगों को बहुत सारे मुस्लिमों की भर्ती देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में किया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, देवराय द्वितीय ऑप्शन होगा, क्योंकि देवराय द्वितीय ने अपने समय में बहुत सारे मुस्लिमों को अपने सेना में भर्ती किया था। साथ साथ इसने कुरान की शपथ भी खाई थी और मस्जिद निर्माण की आदेश भी दिया था अपने राज्य में। 12वां प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय या फिर इम्माडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या फिर मल्लिकार्जुन। तो मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय या फिर इम्माडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। मल्लिकार्जुन ही वह शासक था जो कि उड़ीसा के गजपति शासकों से हारने के बाद अपमान न सहन करने के कारण मर गया। साथ ही मल्लिकार्जुन के समय एक चीनी यात्री भारत की यात्रा पे आया था जिसका नाम था माहू आन, इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। 13वां प्रश्न है, देवराय द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? गजबेटकर की, दक्षिणापति की, अभिनव भोज की या फिर आंध्र भोज की। अभी मैंने ऊपर बताया कि देवराय द्वितीय ने गजबेक्टर की उपाधि धारण की थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, गजबेटकर। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया जो लिंगायत के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक ग्रंथ है? शिवत चिंतामणि, आमुक्तमाल्यद, जामवंती कल्याणम या फिर शिव स्वरूप सागर। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में वह ग्रंथ जिसमें लिंगायत सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित है वह है शिवत चिंतामणि, इसको ध्यान रखेंगे। हमारा 15वां प्रश्न है, सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह, कृष्णदेवराय, वीर नरसिंह या फिर सदाशिव राय। बात करें सालू वंश की तो सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने किया था और इसने सालू वंश की स्थापना संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके की थी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ए, सालू नरसिंह। जब सालू नरसिंह ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या की तो उसी को संगम वंश में प्रथम बलापहार कहा गया। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम बलापहार की घटना किसके शासनकाल में हुई? तो किसके शासनकाल में हुई? वह हुई थी सालू नरसिंह के शासनकाल में। हमारा 16वां प्रश्न है, प्रथम बलापहार किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम बलापहार की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? सालू नरसिंह के शासनकाल में। तो हमारा आंसर क्या होगा?
आंसर होगा ए, नरसिंह सालू या फिर सालू नरसिंह। आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, नरसिंह सालू के पुत्र इम्माडी नरसिंह की हत्या किसने की थी? कृष्णदेवराय ने, नरसा नायर ने, वीर नरसिंह ने या फिर अच्युत देवराय ने? तो बात करें इम्माडी नरसिंह की, तो इसकी हत्या नरसा नायर के पुत्र वीर नरसिंह ने की थी। तो आंसर क्या होगा? बी, वीर नरसिंह। और इसने एक नए वंश की स्थापना की थी जो कि तुलु वंश के नाम से जाना गया। हालांकि कहीं कहीं आपको नरसा नायर भी आंसर मिल सकता है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन की प्रकृति पे और आयोग किसको सही मानता है उसको। कहीं कहीं नरसा नायर भी सही मिल सकता है। 18वां प्रश्न है, तुलु वंश का संस्थापक कौन था? नरसा नायर, इम्माडी नरसिंह, वीर नरसिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने बताया कि इम्माडी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, वीर नरसिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ऑप्शंस हैं चालुक्य का, चंदेल का, राष्ट्रकूट का या फिर विजयनगर का? तो कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण शैली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। 20वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? ऑप्शंस हैं 8 मंत्रियों वाली परिषद को, दूसरा है विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को या फिर कृष्णदेवराय द्वारा लिखित एक पुस्तक को। बता दें कि कृष्णदेवराय साहित्य और कला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे और उन्होंने अपने दरबार में 8 तेलुगु कवियों का एक समूह भी बनाया था जिसको कि अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों की। इसके साथ साथ कृष्णदेवराय खुद एक विद्वान थे और इन्होंने 2 पुस्तकों की भी रचना की थी। पहला था जामवंती कल्याणम और दूसरा था अमुक्ता माल्यद, इसको भी ध्यान रखेंगे। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया? तो वो शासक कौन थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर रामराय? तो अभी मैंने बताया कि कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा के 8 कवियों का समूह बनाया था, तो उनके काल को हम तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार वह शासक जिन्होंने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया वह कौन थे? वह थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन क्या होगा? सी। 22वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच के साथ, ब्रिटिश के साथ, पुर्तगाली के साथ या फिर हॉलैंड के साथ? हमने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हो गया था। तो कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, पुर्तगाली। इसके साथ साथ कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क को विजयनगर के भटकल में किला बनवाने की अनुमति भी दी थी, लेकिन शर्त रखा था कि तुमको गोवा को जीतना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कृष्णदेवराय तुलीय वंशीय था, कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, कृष्णदेवराय को यमन राज स्थानापचार्य भी कहा जाता था। तो बता दें कि कृष्णदेवराय ने शासक बनने के बाद यवन राज स्थानापचार्य की उपाधि धारण की थी तथा कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से संबंधित थे। ये भी सही है। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। हमको चुनना कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थानापचार्य की उपाधि भी धारण की थी, तो इसका मतलब डी भी सही है। बात करें अब्दुल रज्जाक की, तो अब्दुल रज्जाक कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत नहीं आया था, बल्कि यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अभी ऊपर हम लोगों ने प्रश्नों में इसको सॉल्व किया। तो सी ऑप्शन सही नहीं है और सही नहीं है को चुनना है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। और कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के अलावा और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आंध्र पितामह के नाम से, साथ ही साथ अभिनव भोज के भी नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। 24वां प्रश्न है, भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किससे अनुमति का अनुरोध किया था? अच्युत देवराय से, कृष्णदेवराय से, सालू नरसिम्हा से या फिर वीर नरसिम्हा से? अभी मैंने बताया कि पुर्तगाल के गवर्नर अल्बुकर्क को कृष्णदेवराय ने भटकल में किला बनवाने की अनुमति भी दी थी और शर्त रखी थी कि तुम्हें बहमनियों से गोवा जीतना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, कृष्णदेवराय। 25वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी का, मलयालम का, तमिल का या फिर तेलुगु का? मैंने बताया कि तेलुगु के 8 कवियों का समूह इनके पास रहता था, जिनको कि अष्टदिग्गज भी कहते थे। तो उन्होंने तेलुगु भाषा को काफ़ी ज़्यादा प्रश्रय दिया और तेलुगु
भाषा का स्वर्ण काल जो था वह कृष्णदेवराय के अधीन ही था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, तेलुगु भाषा। 26वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? वारंगल की, उदयगिरि की, नांगलपुर की या फिर चंद्रगिरि की? कृष्णदेवराय ने अपनी माता नगला देवी के नाम पे नांगलपुर नगर की स्थापना की थी। इसके साथ साथ कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण किया था, हजारा मंदिर का भी निर्माण किया था और चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। 27वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित हजार एवं विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित था? अवध में, विजयनगर में, त्रावणकोर में या फिर उज्जैन में? तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर तथा इसके साथ साथ चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण किया था और हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर जो है वह विजयनगर राज्य में स्थित थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। 28वां प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने अमुक्ता माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तेलुगु में, संस्कृत में, तमिल में, कन्नड़ में? मैंने ऊपर बताया कि कृष्णदेवराय ने 2 पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें से पहली पुस्तक का नाम था जामवंती कल्याणम, जो कि संस्कृत में था, और जो अमुक्ता माल्यद था वह था तेलुगु में। तो हमारा आंसर क्या होगा? तेलुगु भाषा, ऑप्शन ए सही होगा। अमुक्ता माल्यद की रचना किसमें की थी? तेलुगु भाषा में। साथ ही साथ अगर जामवंती कल्याणम की बात की जाए तो उसकी रचना कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में की थी। इसको भी ध्यान रखेंगे। 29वां प्रश्न है, विजयनगर में राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो बता दें कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का प्रसिद्ध युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। इसके साथ साथ कृष्णदेवराय ने 1510 ईस्वी में बीदर के शासक महमूद शाह को भी हराया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ रायचूर, दोआब और गुलबर्गा के किले पर भी कृष्णदेवराय ने अधिकार कर लिया था। 30वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर संघातित प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तलिकोटा में 1565 ईस्वी में, पानीपत में 1661 ईस्वी में, तलिकोटा में 1665 ईस्वी में या फिर रायचूर में 1510 ईस्वी में? अगर बात करें तलिकोटा के युद्ध की, तो तलिकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनियों के बीच में हुआ था, जिसमें विजयनगर की कमान किसके हाथ में थी? राम राय के हाथ में थी। और जैसा कि हमें पता है कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था, जिसमें कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और विदर ने युद्ध में भाग लिया था। वहीं बरार ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध में बहमनियों की जीत हो गई। तो पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य पर संघातित प्रहार किस युद्ध में हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, तलिकोटा के युद्ध में 1565 ईस्वी में। साथ ही साथ इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। अगर तलिकोटा के युद्ध की बात करें तो इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। क्यों? क्योंकि राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 गांवों के समीप यह युद्ध हुआ था। इस वजह से इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता था। इसके साथ साथ इस युद्ध को बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स तलिकोटा युद्ध के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित दक्कन की सल्तनतों में से किस एक का शासक राम राजा के विरुद्ध 1565 ईस्वी में तलिकोटा के युद्ध में बने विशाल गठबंधन में शामिल नहीं हुआ था? बीजापुर, गोलकुंडा, बरार या फिर बीदर? मैंने अभी ऊपर बताया कि बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जामों में और पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। 32वां प्रश्न है, तलिकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध लड़ा गया था किनके किनके बीच में? पहला ऑप्शन है अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच में। दूसरा है विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच। तीसरा है विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। और चौथा है शेर शाह और हुमायूं के बीच। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तलिकोटा का युद्ध विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच में हुआ था, जिसमें बहमनी शासकों में से 5 राज्यों में से एक राज्य बरार ने भाग नहीं लिया था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। इसमें विदर भी होगा। तो आंसर क्या होगा? सी। 33वां प्रश्न है, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तलिकोटा युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया है? अब्दुल रजाक, सीजर फ्रेडरिक, निकोलो कोंटी या फिर नोनीस? तो वह विदेशी यात्री जिसने तलिकोटा युद्ध की पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण किया और उसका वर्णन भी किया था, वह था सीजर फ्रेडरिक। ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। इसके साथ साथ अगर तलिकोटा युद्ध के
प्रत्यक्षदर्शी की बात की जाए तो वह था सेविल नामक एक यात्री, जिसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जो था फॉरगॉटेन अंपायर। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। मैं फिर से बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास सीरीज को देखना प्रारंभ नहीं किया है तो उसको जाके प्रारंभ करें। और साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। 34वां प्रश्न है, अराबिडू वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने, सेवेल ने, अली आदिल शाह ने या फिर श्रीनाथ ने? तो बता दें कि तुलु वंश के आखिरी शासक सदाशिव को हराकर तिरुमल ने अराबिडू वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? ए तिरुमल। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? इसने अपनी राजधानी पेनुकोंडा को बनाई, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे। 35वां प्रश्न है, अराबिडू वंश के संस्थापक तिरुमल ने किसे अपनी राजधानी बनाया? हम्पी को, पेनिकोंडी को, नगरकोट को या फिर एनुकोंडा को? तो मैंने बताया कि तिरुमल ने अपनी राजधानी पेनुकोंडा को बनाया था। और पेनुकोंडा कहाँ पे स्थित है? पेनुकोंडा भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे। विजयनगर की कुल 4 राजधानियां थीं। पहली राजधानी विजयनगर, दूसरा एनिकोंडी, तीसरा पेनुकोंडा और चौथा चंद्रगिरी। इसको भी ध्यान रखेंगे। 36वां प्रश्न है, अराबिडू वंश का अंतिम शासक कौन था? वेंकट द्वितीय, चंद्राकर, श्रीरंग तृतीय या फिर भास्कर द्वितीय? अराबिडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और श्रीरंग तृतीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी को बनाई थी। और चंद्रगिरी कहाँ पर स्थित है? यह भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री या फिर एक ईरानी यात्री? तो बता दें, निकोलो कोंटी क्या था? इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और पूछा जाए कि निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया, तो यह विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। 38वां प्रश्न है, निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन या फिर कृष्णदेवराय? अभी मैंने बताया कि देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी भारत की यात्रा पर आया था। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यह लगभग 1420 से लेकर 21 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा पर आया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। निकोलो कोंटी ने भारत में मनाए जाने वाले दीपावली और नवरात्रि का भी वर्णन किया है। यह भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसको भी ध्यान रखेंगे। 39वां प्रश्न है, इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? निकितीन, फाहियान, वर्नियर या फिर निकोलो कोंटी? अभी ऊपर वाले प्रश्न में ही हमने चर्चा किया कि निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी के करीब भारत में आया था। इसका मतलब है किस शताब्दी में आया था? 14 में एक जोड़ देंगे, 15वीं शताब्दी में आया था। और कहाँ का था? इटली का था। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। निकोलो कोंटी वह यात्री था जो 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया। हमारा 40वां प्रश्न है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन विजयनगर की यात्रा पर आया था? नुनीस, इब्न बतूता, अब्दुल रजाक या फिर डोमिंगो पायस? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक जो है विजयनगर के यात्रा पर आया था। अगर डोमिंगो पायस की बात करें तो डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। और नूनीज की बात करें तो नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। 41वां प्रश्न है, किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे? बारबोसा, नूनीज, माहुआन या फिर डोमिंगो पायस? तो यह बात कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते थे बारबोसा ने कहा है। और बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। इसके साथ साथ डोमिंगो पायस भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही भारत आया था। नूनीज की बात करें तो नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत की यात्रा पे आया था। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 42वां प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि व न्यायंकार व्यवस्था का वर्णन किया है? डोमिंगो पायस, नूनीज, बारबोसा या फिर अब्दुल रजाक? तो विजयनगर साम्राज्य में पशु बलि और न्यायंकार व्यवस्था का वर्णन डोमिंगो पायस ने किया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री घोड़ों का व्यापारी था? नूनीज, डोमिंगो पायस, मल्लिकार्जुन या फिर इब्न बतूता? अगर घोड़ों की व्यापारी की बात करें तो नूनीज ऐसा यात्री था जो कि घोड़ों का व्यापारी था और यह अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था क्रॉनिकल ऑफ फरनास नूनीज। इसको भी ध्यान रखेंगे।
अगर बात करें डोमिंगो पायस और बारबोसा की, ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। और इब्न बतूता की बात करें तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 44वां प्रश्न है, यात्रियों और उनकी राष्ट्रीयता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल बात सही है। दुर्दाते बारबोसा पुर्तगाली था, ये भी सही है। तीसरा है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, यह डच का था, नहीं यह डच का नहीं था, ये गलत है। और निकोलाओ मानुची, ये वेनेशियन था, वेनिस का था, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमको चुनना कौन सा है? सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। 45वां प्रश्न है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? ऑप्शंस हैं कर्नल कॉलिन मैकेंजी, सर जॉनसोर, एंड्रूज फ्रेजर या फिर जॉन मार्शल। तो बता दें कि हम्पी के विजयनगर के भग्नावशेष कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 46वां प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस हैं रायचूर द्वीप पर अधिकार, दक्षिण व्यापार की प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षी शासक, उत्तर भारत की राजनीति की घुसपैठ। हमने इसके बारे में कई बार चर्चा किया है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो संघर्ष का प्रमुख कारण था वह कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित रायचूर द्वीप को लेकर था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, रायचूर द्वीप पर अधिकार के लिए। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांवों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? दंडनायक से, नायक से, सुमंत से या फिर महानायकचार्य से? इसको ध्यान रखेंगे और नोट भी करेंगे कि महानायकचार्य नामक एक स्थानीय अधिकारी के माध्यम से विजयनगर के शासक गांवों के प्रशासन की देखरेख करते थे। इसको नोट डाउन कर लेंगे। हमारा 48वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड क्या था? कोट्टम, नाडु, मंडलम या फिर खुर्रम? विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि विजयनगर साम्राज्य मंडलम में, फिर मंडलम कोट्टम या फिर बलनाडु में, और बलनाडु फिर नाडु में, और नाडु मेलाग्राम और मेलाग्राम गांवों में विभाजित था। तो इस प्रकार सबसे बड़ा प्रशासनिक खंड क्या था? मंडलम था। तो आंसर क्या होगा? सी मंडलम। हमारा 49वां क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में दिया जाता था? वैश्यालयों से होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से या फिर मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से? ये बात एक बहुत विशिष्ट है कि विजयनगर में जो पुलिसों को वेतन दिया जाता था वह वैश्यालयों से लिए जाने वाली आय से होता था। हमने पढ़ा था आर्थिक और सामाजिक जीवन के अंतर्गत वैश्यावृत्ति पे भी टैक्स लिया जाता था, और उसी टैक्स से उस समय विजयनगर साम्राज्य की पुलिस को वेतन दिया जाता था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, वैश्यालयों से होने वाली आय से पुलिसों का वेतन दिया जाता था। 50वां क्वेश्चन है, विजयनगर की न्यायालंकार पद्धति के अंतर्गत किनको भू आवंटन किया जाता था? मंदिरों के रख रखाव के लिए मठों को, वार्षिक शुल्क तथा सैन्य सेवा के बदले व्यक्तियों को, धर्मार्थ निधियों के लिए ब्राह्मणों को, उपार्जन स्रोत रहित महिलाओं को? विजयनगर साम्राज्य में न्यायालंकार व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें कि न्यायालंकारों को भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था, जिसके कारण वह सेना भी रखते थे और अपना खर्चा भी निकालते थे। बाकी जो पैसा ज़्यादा होता था उसको राजकोष में जमा कर देते थे। तो इस प्रकार वार्षिक शुल्क और सैन्य सेवा के बदले व्यक्तियों को जो भूमि दी जाती थी वह न्यायालंकार पद्धति के अंतर्गत दी जाती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। दीनार, हना, पनामा या फिर पैगोडा? शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पैगोडा विजयनगर साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा थी। साथ ही साथ अगर बात करें विजयनगर की राजकीय भाषा की तो वह कौन थी? वह थी तेलुगु। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? वह मुद्रा पैगोडा थी। आंसर डी होगा। हमारा 52वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या फिर चबूतरे को क्या कहा जाता था? महानवमी टिब्बा, लोटस महल, हजारा रामा या फिर विरूपाक्ष? तो विजयनगर साम्राज्य में धार्मिक प्रयोजन के लिए जो चबूतरे या फिर मंच उपयोग किए जाते थे उन्हें महानवमी डिब्बा कहा जाता था। इसको ध्यान रखेंगे। सही आंसर होगा ए, महानवमी डिब्बा। 53वां प्रश्न है, विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है? गांव के मुखिया का, वरिष्ठ असैनिक या फिर सिविल कर्मचारी का, करद प्रधान का या फिर सेना कमांडर का? तो अमर नायक जो थे विजयनगर साम्राज्य में सेना कमांडर को कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों पर शासकों के नाम किस लिपि में मिलते हैं? द्रविड़ लिपि में, नागरी लिपि में, कन्नड़ लिपि में या फिर कन्नड़ एवं नागरी लिपि में? तो विजयनगर साम्राज्य में
जो शासकों के नाम है वह लिपि में नागरी लिपि में मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, नागरी लिपि में, यहाँ पे बी होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ था? वेनगंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा? इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की है कि विजयनगर साम्राज्य जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर क्या होगा? सी, तुंगभद्रा नदी। 56वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या फिर मुद्रा प्रणाली? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था। सबसे ज्यादा जो टैक्स आता था वह भूमि से ही आता था। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? भू राजस्व से होने वाली आय। ऑप्शन बी सही होगा। 57वां क्वेश्चन है, अठवन का क्या अर्थ था? भू राजस्व विभाग, भू राजस्व, आयात कर या फिर वाणिज्य कर? हमने विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अठवने के बारे में पढ़ा था। तो अठवने क्या था? अठवने उस समय भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए होगा, भू राजस्व विभाग को अठवने कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजयनगर साम्राज्य के विवरण से संबंधित नहीं है? अमुक्तामाल्यद, मनुचरित, प्रबोध चंद्रोदय या फिर रेहला? बात करें विजयनगर साम्राज्य के विवरण से, तो अमुक्तामाल्यद से भी विजयनगर साम्राज्य के विवरण मिलते हैं, मनुचरितम से भी मिलता है और रेहला से भी मिलता है। तो प्रबोध चंद्रोदय ऐसा पुस्तक था जिसमें से विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमें विवरण नहीं मिलता है। तो आंसर होगा सी, प्रबोध चंद्रोदय। 59 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? नटराज के नाम पे, मुरुगन के नाम पे, वेंकटेश के नाम पे, विरूपाक्ष के नाम पे? हमने पढ़ा है कि विजयनगर के शासक राय नामक उपाधि धारण करते थे। इसके साथ साथ वे राजा में देवता का अंश मानते थे और वह विरूपाक्ष के नाम से शासन करते थे। अगर विरूपाक्ष की बात करें तो विरूपाक्ष शिव भगवान को समर्पित देवता का नाम है। तो आंसर क्या होगा? डी, विरूपाक्ष के नाम पे। 60वां नंबर प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में विजयनगर या फिर हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर द्वारा जनता की जानकारी के लिए प्रकटित या फिर उद्घाटित किया गया था? किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप द्वारा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, जेम्स रेंडल द्वारा या फिर चार्ल्स मेटकाफ द्वारा? तो बता दें, विजयनगर के भग्नावशेषों का उद्घाटन कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मनुचरितम की रचना की जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण मिलता है? नंदी तिम्माना, कृष्णदेवराय, भट्टुमूर्ति या फिर अल्लासानी पेरन्ना? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मनुचरितम में भी विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो अगर बात करें मनुचरितम की रचना की, तो इसकी रचना अल्लासानी पेरन्ना ने की थी। इसको भी ध्यान रखेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था किनका? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का या फिर वकाटक राजाओं का? तो बता दें कि भाष्यकार सायण को विजयनगर साम्राज्य के शासकों का आश्रय प्रदान था। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, विजयनगर राजाओं का आश्रय प्रदान था। अगर 63वें क्वेश्चन की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या फिर बड़ौत में? कई बार इसकी चर्चा की है हम लोगों ने कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष वर्तमान में हम्पी में प्राप्त होते हैं, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो आंसर क्या होगा? सी, हम्पी। यहीं इसके साथ ही हम्पी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा विजयनगर से संबंधित सारे एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।